हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? तो लगभग फेब मंथ एंड होने को है और 70 डेज़ के बाद आप लोगों का नीट का एग्ज़ाम है। तो अभी आप लोग जहाँ से भी कोचिंग कर रहे होंगे ऑलमोस्ट आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो गया होगा या कुछ ही दिनों में सिलेबस कंप्लीट होने को होगा। तो अभी आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। तो मज़े आ रहा है सेल्फ स्टडी करने में, पढ़ाई करने में? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये कौन सा मज़ा है जो हम लोगों को फील ही नहीं हो रहा है और आप बोल रहे हो मज़ा आ रहा है। मुझे पता है बेटा, ये जर्नी बहुत ज़्यादा, अभी जो आप लोग ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये जर्नी काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रेसफुल टेंशन वाली होती है। लेकिन यकीन मानो, ये जो दौर है, ये जो टाइम पीरियड है, हर किसी की लाइफ में आता है। लेकिन जब वो इस चीज़ को पार करके उसको अचीव कर लेते हैं, जैसे मान लो जब तुम यहाँ पे एग्ज़ाम देके अपने मेडिकल कॉलेजेस में पहुँच जाओगे, तब तुम पीछे पलट के देखोगे तो तुम्हें जो ये टाइम पीरियड अभी स्ट्रेसफुल लग रहा है, कहीं ना कहीं यही टाइम तुम्हें उस टाइम पे प्राउड फील करवाएगा कि वो एक हर्डल था, हमने उसको बहुत अच्छे से पार किया और आज हम यहाँ पर पहुँच गए। तो बस आप जो भी कर रहे हो उसको मज़े से करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, तो मज़ा भी आने लगेगा। यकीन मानो, जब आप पढ़ते हो और जब चीज़ें होने लग जाती है, हमारे क्वेश्चंस बनने लगते हैं, कोई चीज़ हमें समझ आने लगती है, उसमें जो मज़ा आता है वो भी एक बहुत सेटिस्फैक्ट्री होता है। तो पढ़ाई में भी मज़ा आता है, ऐसा नहीं है। तो चलो अब हम जिस मुद्दे के लिए इस वीडियो पर आए उस पर बात करते हैं। अभी मैंने अपने कई लास्ट वीडियोस में बोला था कि आप लोगों को अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में या मैसेजेस के द्वारा बता सकते हैं। तो अभी कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मुझे कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए, तो उनके कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जिनको मैं यहाँ पे बात करने आ रहा हूँ। एक तो उनका क्वेश्चन ये आ रहा था कि सर नेक्स्ट 60-70 डेज बज रहे हैं हमारे एग्जाम के लिए, इसमें हम अपने प्रिपरेशन किस तरह से रख सकते हैं, कैसे प्रिपेयर करें। एक क्वेश्चन उन बच्चों का ये भी था कि सर कुछ टाइम बाद हमारा फुल सिलेबस मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो उस टाइम पे हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। मतलब वो बच्चों का ये बोलना है कि सर जैसे मान लो अभी हमारा 100% सिलेबस आ रहा है, तो अभी हमारा मान लो 60-70% सिलेबस कंप्लीट है, तो आने वाले टाइम पर हम जो सिलेबस कंप्लीट है उसे रिवाइज करें या जो सिलेबस पेंडिंग है उसे कंप्लीट करें। ठीक है। एक क्वेश्चन बच्चों का ये आ रहा है कि सर हर फुल सिलेबस जो अपने मॉक टेस्ट आ रहे हैं उनके बीच में हमारा 6-7 डेज का जो टाइम पीरियड है, तो उस टाइम पर हमें अपने नोट्स पढ़ने चाहिए, हमें अपनी कोचिंग की मॉड्यूल शीट्स करनी चाहिए, रेस डीपीपी करनी चाहिए, कोई अदर बुक सॉल्व करे, पीवाईक्यू सॉल्व करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अगर सब सोल्व करने जाते हो तो हमें उतना टाइम नहीं मिल रहा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं इसमें एक एक चीज़ पे बिल्कुल माइक्रो लेवल पे मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ कि बिल्कुल आप छोटी छोटी चीज़ किस तरह से कर सकते हो, ताकि जो आप लोग जिन भी चीज़ों से डील कर रहे हो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो ये वीडियो। हम यहाँ पर आते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन में कि स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन ये है कि सर हमारे मॉक टेस्ट होने वाले हैं और उनमें 6-7 डेज का गैप है। अब सर हुआ क्या है, हमारा ओनली 60-70% सिलेबस कंप्लीट है और लगभग 30-40% सिलेबस हमारा पेंडिंग है। तो सर इस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने जाना चाहिए या पहले अपना पूरा रिवाइज करना चाहिए? तो सर अब हमें क्या करना चाहिए? तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक क्वेश्चन से ही देता हूँ। मान लो तुम अभी अपना पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करने गए हो और तुम सिलेबस कंप्लीट करते करते तुम्हें अगले 20-30 डेज और लग गए। अब तुम्हें रिवाइज करना है और तुम्हें पूरा रिवाइज करने के लिए लास्ट में केवल 30 डेज ही बचे। अब हुआ क्या, तुमने उन 30 डेज में 60-70% तो रिवाइज कर लिया, लेकिन फिर भी तुम्हारा 30-40% रिवाइज करना बाकी रह गया। तो क्या वो जो बाकी रह गया क्या हेल्पफुल होगा नीट के लिए? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर तुम नीट के एग्जाम में कितना भी अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लो, अगर बार बार रिवाइज नहीं करके जाओगे तो वो आपको हेल्प नहीं देगा। सेकंड चीज ये है कि नहीं सर हम पहले एक काम करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं फिर सिलेबस कंप्लीट करेंगे। मान लो तुमने 60-70% सिलेबस अपना जो कंप्लीट था वो रिवाइज कर लिया और आखिरी के 20-30 दिन में तुम रिमेनिंग सिलेबस कंप्लीट करने गए, तो सुनो उस टाइम पे एक डर बना रहेगा कि अभी जो सिलेबस हमने रिवाइज किया हम वो वापस वो भूल तो नहीं जाएंगे। और जब बिल्कुल पास टाइम आ जाएगा तो उस समय तुम्हें नई चीजें उतने अच्छे से याद भी नहीं हो रही होगी, क्योंकि एक फियर बैठ जाता है माइंड में कि अभी तो इतना सिलेबस बाकी है, वो रिवाइज भी करना है। तो हम कोई एक चीज पहले कर ले तो ये बिल्कुल गलत प्लानिंग होगी। क्या करना है, अभी आपको दोनों चीज साथ के साथ करनी है। देखो किस तरह से। अभी मान लो तुम 14 आवर 12 आवर 13 आवर पढ़ रहे हो, मान लो हम 14 आवर पढ़ रहे हैं, ठीक है, या 12 आवर पढ़ रहे हैं। 4 घंटे हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ रहे हैं, 4-4 घंटे। तो अभी जो तुम्हें 4 घंटे फिजिक्स के लिए मिल रहे हैं, तुम उसमें करीब 2.5 आवर 2.5 घंटे तो अपना रिवाइज करने के लिए दो और 1.5 घंटा तुम अपना सिलेबस कंप्लीट करने को दो। इससे क्या होगा, साथ के साथ अपना सिलेबस भी कंप्लीट होता रहेगा और रिवाइज भी होता रहेगा। मान लो अगर तुम्हारा रिवाइज पहले हो गया, ठीक है, और सिलेबस बच रहा है,
तो तुम अपना टाइम सिलेबस कंप्लीट करने में दे दो, क्योंकि उस टाइम तक कहीं ना कहीं ये मान के चलो तुम्हारा इतना सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, हार्डली 5-10% सिलेबस और होगा, और उसको तुम 5-7-10 दिन भी दे दोगे ढंग से तो हो जाएगा। अगर मान लो तुम लोगों का सिलेबस पहले अच्छे से कंप्लीट हो गया, तो उस टाइम पर बस फिर पूरा टाइम रिवाइज करने में देना है। तो दोनों चीज साथ साथ चलानी है, ऐसा नहीं कि हम कोई एक चीज को पहले कंप्लीट करने पड़ जाए, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका इस चीज का आंसर कि पहले सिलेबस कंप्लीट करें या पहले रिवाइज करें। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि सर 6-7 डेज के बाद हमारे जो मॉक टेस्ट होने वाला है, तो उस टाइम पर हमें क्या पढ़ना चाहिए, कि हमें हमारे नोट्स पढ़ने चाहिए, पीवाई के क्वेश्चंस करने चाहिए, हमारे मॉड्यूल की बुकलेट शीट्स सोल्व करनी चाहिए, डीपीपी रेस सोल्व करनी चाहिए, कोई अदर बुक सोल्व करनी चाहिए। और अगर हम सर सारी चीज़ें सोल्व करने जाते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो बेटा मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा, आप सबसे पहले अपने नोट्स कंप्लीट करें। नोट्स कंप्लीट करने के बाद पीवाई की क्वेश्चन सोल्व करें। अब इसे ऐसे समझो, मान लो अभी तुम्हारे कोई चैप्टर है, उसमें 10 कॉन्सेप्ट है और उसमें लगभग 30 वेराइटीज़ के क्वेश्चन है। तो जब तुम पीवाईक्यू सोल्व करोगे तो सारी वेराइटीज़ तो हम लोग जानते हैं पीवाईक्यू में पूछी नहीं गई होगी। मान के चलो तुम्हारी 15 to 20 वेराइटीज़ पीवाईक्यू में पूछी गई है, तुम्हारी वहाँ से कवर हो गई। लगभग 10 वेराइटीज़ अभी ऐसी बच गई है जो पीवाईक्यू में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने नोट्स पढ़े तो वहाँ से हमें उनका बेसिक आइडिया तो है, हो सकता है आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो। अब क्या करो तुम लोग, जैसे अपना मान लो मॉड्यूल सोल्व कर रहे हो तो, या बुकलेट या कोई भी शीट सोल्व कर रहे हो, तो उसके क्वेश्चंस को रीड करो। जैसे मान लो अभी मैंने काइनेमेटिक्स पढ़ा, और काइनेमेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट है एवरेज स्पीड निकालने का, कि जब इक्वल डिस्टेंस होगी, मान लो दो पार्ट में डिस्टेंस इक्वल है, तो वी एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, और टाइम इक्वल हुआ तो v1 प्लस v2/2। अब मैं मॉड्यूल पढ़ रहा हूँ, मॉड्यूल पढ़ते टाइम पे मुझे ऐसा ही कोई क्वेश्चन मिला, वो मान लो पीवाईक्यू में नहीं था लेकिन इधर मॉड्यूल के अंदर था। तो जैसे ही मैंने पढ़ा मुझे पता है कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, मैं आगे बढ़ गया। अब इसी तरह के क्वेश्चन अगर बार बार मुझे मॉड्यूल में कहीं अलग अलग जगह दिखते हैं तो उनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप आपके माइंड में रिकॉल करो कि इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो होगा क्या, इससे कुछ वेराइटीज जो आपकी कवर नहीं हो पाई थी पीवाईक्यू में, वो आप जैसे जैसे यहाँ मॉड्यूल में देखते जाओगे, तो एक दो बार तो आप उन्हें सोल्व करो, लेकिन बार बार जब अलग अलग जगह वो दिखे तो उनको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आप ऊपर से पढ़ के उनको रिकॉल करके आगे बढ़ जाओ। देखो इसका पहला बेनिफिट तो क्या होगा, आपको पूरा मॉड्यूल बार बार सोल्व करने की जरूरत नहीं होगी। और जैसे ही हम कोई क्वेश्चन देखेंगे और उसको हम रिकॉल करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व किया जाता है, तो हम बोलते हैं ना, अगर कोई चीज़ अपने को करनी है और बार बार हम अपने माइंड में उसे रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे माइंड में जाके सेट हो जाती है, एक तरह से स्ट्रांगली अपने को रिमेंबर भी, याद भी हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का ये पैटर्न है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पे देखो, आप बार बार उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा। इसके अलावा जब आप उसे बार बार थोड़ा रिकॉल करोगे कि इस तरह के क्वेश्चन में, और जब हम 2-4 बार कर चुके होंगे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते ही हमें पता लग जाएगा इस तरह से होगा, तो आपका इससे टाइम भी बचता जाएगा और माइंड में आपकी चीज़ें, कॉन्सेप्ट जाके अच्छे से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 चीज़ें बताई। फर्स्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अपने को सिलेबस कंप्लीट और रिवाइज दोनों साथ साथ करते हुए चलना है, किस तरह से करना है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। सेकंड चीज़ यहाँ पे कि अपने को नोट्स अच्छे से पढ़ने, पीवाईक्यू सोल्व करना है, और कई कॉन्सेप्ट ऐसे जो पीवाईक्यू के बाद बाकी रह जाएंगे, उनको हम अपनी शीट सोल्व करते टाइम पर क्या करेंगे, उसको जब क्वेश्चन पढ़ेंगे 1-2 बार तो उनको सोल्व करेंगे, लेकिन जब बार बार उसी टाइप के क्वेश्चन आते जाएंगे तो उनको हम बस अपने देख के रिवाइज करते जाएंगे, रिकॉल करते जाएंगे। इससे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में जाके अच्छे से सेट हो जाएगा। तो बस आपको ये कुछ मेथड्स फॉलो करना है, इससे आपकी स्टडी और अच्छे से इफेक्टिवली होने लग जाएगी। और कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इससे किस तरह से डील करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मैसेजेस में बता सकते हो। मैं उनके ऊपर वीडियो लाके इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आप मेरे वीडियोज़ को इसी तरह से पसंद करते रहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप इन मेथड्स को फॉलो करेंगे, उसी तरह से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के द्वारा भी इसे सब्सक्राइब करवाएंगे ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके।